हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में लास्ट वीडियो में हमारे कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन चल रहे थे, करारोपण के सिद्धांत। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट करा दिया था। आज हमारा सेकंड है मॉडर्न कैनॉन्स, यानी कि आधुनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत निम्न हैं। नंबर फर्स्ट, कैनॉन ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता का सिद्धांत। प्रोफेसर बेस्टेवल ने कर की उत्पादकता पर बहुत अधिक बल दिया है। संकुचित अर्थ में इसका आशय यह होता है कि कर ऐसा होना चाहिए जिसमें सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त हो जाए, अर्थात कर से वसूली अधिक हो और खर्च कम। इसलिए छोटे छोटे अनेक ऐसे करों के लगाने की अपेक्षा एक ऐसा बड़ा कर लगाना अधिक उपयुक्त है जो अधिक उत्पादक है। विस्तृत अर्थ में इसका अभिप्राय यह है कि सरकार को वर्तमान में यथेष्ट आय प्राप्त हो सके और भविष्य में भी वह आय का स्रोत बना रहे। साथ ही साथ कर ऐसा होना चाहिए कि करदाता को कर के भार से उत्पादन शक्ति के ह्रास का अनुभव ना हो और उसके उपभोग, आय व बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि व्यक्तियों का जीवन स्तर उन्नतिशील होता रहेगा और देश के उत्पादन में वृद्धि होगी। सेकंड आता है कैनोन ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि लोच का सिद्धांत। बेस्टेवल ने ही लोच के सिद्धांत को भी काफ़ी महत्व दिया है। कर प्रणाली की लोच से आशय यह है कि करों से होने वाली आय को आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सके। आयकर लोच का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि कर की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाने से राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। इसी कारण वर्तमान में आयकर सरकारी आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। आय की तुलना में संपत्ति तथा वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर इतने लोचदार नहीं होते हैं। एक लोचदार कर व्यवस्था सरकार व जनता दोनों के लिए कम कष्टदायी होता है। नंबर थर्ड आता है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, सरलता का सिद्धांत। कुछ अर्थशास्त्रियों ने सरलता का भी करारोपण सिद्धांत के रूप में उल्लेख किया है। इसके अनुसार इस कर प्रणाली के अंतर्गत कर इस प्रकार लगाना चाहिए कि इसके निर्धारण के उद्देश्य और प्रभाव की जानकारी सरलता से हो सके। कर संचय करने के लिए कोई कठिनाई ना हो और करदाता को प्रशासनिक तथा हिसाब किताब संबंधी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यदि कर प्रणाली जटिल होगी तो लोग सदैव सरकार से असंतुष्ट रहेंगे और उन्हें कर व्यवस्था के प्रति चिढ़ उत्पन्न हो जाएगी। फलतः वे कर की चोरी करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे सरकार की आय में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त जटिल कर प्रणाली को समझने के लिए लोगों को वकीलों व विशेषज्ञों के लिए व्यर्थ ही खर्च करना पड़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर फोर्थ, कैनोन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर प्रकार के कर हों, अर्थात जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक योगदान कर सके।
इस दृष्टि से प्रत्यक्ष व परोक्ष करों का ठीक प्रकार से विभाजन होना चाहिए और उन्हें वांछनीय और उचित वस्तुओं पर लगाया जाना चाहिए। इस विविधता के से करदाता को भार भी कम पड़ता है और साथ ही साथ वस्तुओं की मांग बनी रहती है। यदि कुछ गिनती की वस्तुओं पर अधिक कर लगा दिया जाए तो इससे उन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और न केवल उपभोक्ता को महंगाई का भार बस महसूस होने लगेगा बल्कि उन वस्तुओं की मांग पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः कर प्रणाली में विविधता उचित है। नंबर 5 है कैनन ऑफ पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता का सिद्धांत। कर लोकप्रिय होने चाहिए जिससे उन्हें एकत्र करने में राज्य कर्मचारियों को किसी प्रकार से जनता का विरोध न सहना पड़े। नंबर 6 कैनन ऑफ वॉयेंसी, स्वचालन का सिद्धांत। कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ करों से एकत्र आय में भी अपने आप वृद्धि होती रहे। नंबर 7 कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वयता का सिद्धांत। आजकल केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारें अलग अलग कर लगाती हैं। इन सरकारों द्वारा लगाए गए करों में समन्वयता पाई जानी चाहिए। एक ही प्रकार का कर सरकारों के विभिन्न स्तरों द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए। नंबर 8 सरप्लस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। मार्शल के मतानुसार कर लगाते समय सरकार को 2 बातों में ध्यान रखना चाहिए। प्रथम बात यह है कि कर उन्हीं वस्तुओं पर लगाया जाना चाहिए जिनसे उपभोक्ता को बचत मिल रही हो ताकि करारोपण के कारण कीमतों में वृद्धि के बाद भी उपभोक्ता का आकर्षण उस वस्तु में बना रहे। द्वितीय बात यह है कि सरकार को उन्हीं वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए जिन पर कर के कारण होने वाली उपभोक्ता की बचत के त्याग से अधिक आय सरकार को मिले, तभी सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा। इस ई तथ्य को इस रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। ये रेखा चित्र है, इसमें है यहाँ पे OX एक्स अक्ष पर यानी कि मात्रा और वाई अक्ष पर है मूल्य सीमांत उपयोगिता, यानी कि ये रखा है O से ये रखा है M1 और M1 की लाइन जा रही है जो L पर और M की जा रही है N पर। तो इसमें सुनिए, मान लीजिए P1 T, P1 के अंदर रखा है जे P1 और जे T दे रखा है। P1 T प्रति इकाई कर लग जाने में कीमत ठीक कर की मात्रा में बढ़ जाती है, अर्थात कीमत P1 और M1 हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांगी गई वस्तु की मात्रा OM होगी। OM से ऐसी वस्तु की मात्रा OM से घटकर OM1 हो जाती है। OM से घटकर तो हो गई, OM1 हो जाती है। कर से होने वाली आय L P1 TN है, L P1 TN है। कर की दर P1T को मांगी गई वस्तु की मात्रा NT या OM1 में गुणा करने से कर से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात की गई है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की हानि P1 L NP है, अतः शुद्ध हानि P1 P है। निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार के कर लगाए जाने चाहिए जिसमें कम से कम शुद्ध उपभोक्ता की बचत की हानि ना हो। अब नंबर 9 आता है कैनन ऑफ डिजायरेबिलिटी, वांछनीयता का सिद्धांत। नए कर किसी उचित उद्देश्य के लिए ही लगाए जाने चाहिए जिससे उनकी वांछनीयता सिद्ध हो सके तथा जनता कर देते समय विरोध न करे। गलत उद्देश्य के लिए कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए। नंबर 10
कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। कर ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना कठिनाई के सरलतापूर्वक आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। नंबर 3 आता है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अर्धविकसित देशों में करारोपण के सिद्धांत अथवा भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कर के सिद्धांत इसमें निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है मोबिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस, यानी कि आर्थिक पेशी का संग्रह। आर्थिक पेशी का संग्रह कर नीति का प्रथम सिद्धांत होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि करारोपण के माध्यम से आर्थिक वस्तु जो इस समय उत्पादक विनियोग में प्रयुक्त नहीं हो रही है उसे प्राप्त करे। नंबर 2 आता है टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, यानी कि योग्यता के अनुसार कर। दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति करारोपण में जो योगदान करे वह आर्थिक विकास में अंशदान करने की उसकी क्षमता या योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, करारोपण मतलब आय की लोच का नियम। करारोपण का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आय लोच का नियम है, अर्थात देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि के अनुपात से करों में वृद्धि होनी चाहिए। नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी कि समानता या न्याय का सिद्धांत। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, परंतु कर व्यवस्था में केवल समानता का ही नहीं बल्कि क्षैतिज न्याय समानता के सिद्धांत का भी अनुसरण करना चाहिए, अर्थात आर्थिक विकास में अंतर्निहित बोझ अमीरों व गरीबों के न्याय संगत ढंग से वितरित किया जाए। नंबर 5 टू काउंटर इन्फ्लेक्शन, मुद्रास्फीति का प्रतिकार। यह बात अब व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि करारोपण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। नंबर 6 अदर प्रिंसिपल्स, अन्य सिद्धांत। कर व्यवस्था को मितव्ययिता के सिद्धांत को पूरा करना चाहिए, अर्थात केवल वही कर लगाए जाएं जिनके संग्रह से उसमें कम खर्च पड़े जितनी की उनसे आय प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।